Good morning students. I am going to teach you bio class 9 chapter 1st improvement in food resources. लास्ट डेज हम लोग चैप्टर 2 से देख रहे थे और वो कंप्लीट हो चुका, रिवीजन भी हो चुका। तो हम लोग चैप्टर 1 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को देखें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फूड है क्या। फूड तो हम लोग सभी के लिए जरूरी है और हर कोई जानता है फूड क्या है, लेकिन उसको डिफाइन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फूड का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। फूड क्या है? तो फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है and other essential materials needed for our body. फूड वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम लोग को एनर्जी और एनर्जी के साथ साथ और भी दूसरे जरूरी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोटेक्शन डिजीजेस से, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो इन सब चीज़ों के लिए फूड जरूरी है हमारे लिए। फूड के रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज क्या है? मतलब किन चीज़ों से हमें हमारा फूड मिलता है? तो दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज टू आर आवर फूड रिसोर्सेज। प्लांट से जो फूड हम गेन करते हैं और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर कहते हैं। और एनिमल से जो फूड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, मिक्स मिला दें, बोथ आर कॉल्ड टुगेदर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री आर कॉल्ड टुगेदर एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर साइंस का या कहें बायो का, बायोलॉजी का एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। ये साइंस या बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसका संबंध क्रॉप के उगाने से, फसल उगाने से और जानवरों को पालने से है। और किस लिए? फॉर फूड प्रोडक्शन एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स। फूड या और जरूरी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए हम यदि पौधे को या प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो हम उसको एग्रीकल्चर की गिनती में, कुत्ता पाल रहे हैं वो एग्रीकल्चर की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ता से हमको कोई इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होता है। तोता पाल रहे हैं वो नहीं कहलाएगा एग्रीकल्चर, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। भेड़ पाल रहे हैं, उससे ऊन प्राप्त होता है, तो वो एग्रीकल्चर की गिनती में आएगा। तो एग्रीकल्चर का यही डिफिनेशन है। और इस एग्रीकल्चर में बहुत सारे एक्टिविटीज इंक्लूडेड होते हैं। इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो कि फार्मर को करना पड़ता है इसके लिए। वो सारे एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहलाते हैं। पिछले क्लासेज में आप लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होते हैं। प्रिपरेशन इन सॉइल, सीड सोइंग, है ना, इरिगेशन। तो ये बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आए चैप्टर के मूल जो भावना है, जो थीम है, उस पर हम जाने। ये आज हम लोग फूड प्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट। फूड रिसोर्सेज क्या है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आया फूड रिसोर्सेज, और इसमें इम्प्रूवमेंट, यही हमारे चैप्टर का मूल भाग है। इन रिसोर्सेज में हम क्या सुधार कर सकते हैं और क्यों? इनमें सुधार जरूरी है। और क्यों जरूरी है? ताकि अधिक से अधिक फूड प्रोडक्शन हो सके, है ना। इम्प्रूवमेंट का वजह क्या है? इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स में? ताकि हम लोगों को इससे अधिक से अधिक फूड प्राप्त हो सके, और क्वालिटी और क्वांटिटी में भी अधिक हो और क्वालिटी में भी अधिक हो। इसके लिए ये इम्प्रूवमेंट जरूरी है।
और साथ ही साथ कुछ और भी बातें जानना जरूरी है कि आखिर इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, क्यों हमको अधिक प्रोडक्शन चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री को जानें। बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले ज्वाइंट इंडिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मिलाकर करके कुल आबादी मात्र 30 करोड़ था और आज अकेले इंडिया की आबादी 130 करोड़ है। जब आबादी 30 करोड़ था तब लोग भूखे मरते थे और आज जब 130 करोड़ है आबादी, इतनी बड़ी आबादी, और जमीन कम गया, क्योंकि आज डिवाइडेड इंडिया है, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो इससे जमीन कम गया और जो जमीन खेती के लिए था कि वहाँ बिल्डिंग्स बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, फैक्ट्रीज बन गए, इस तरह से लैंड फॉर फार्मिंग भी बहुत कम गया और पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ गया, फूड डिमांड बढ़ गया, तब भी आज कोई भूखे नहीं मर रहा। पहले इंडिया को फूड बाहर से, दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज इंडिया फूड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है। ये कहीं बाहर से फूड मंगवा नहीं रहा बल्कि और दूसरे देशों को फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आखिर इतना सुधार ये कैसे संभव हो पाया? ये अचीवमेंट, ये इंडिया का ये जो सफलता है फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होना, हाउ इट बिकेम पॉसिबल? दिस वाज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट के द्वारा ही ये संभव हुआ और इस इम्प्रूवमेंट में केवल एक ही चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया बल्कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये जितना भी था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन इन सॉइल, सोइंग सीड्स, इरिगेशन, मैन्यूरिंग, तो जितने भी थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग, स्टोरेज, ये सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट किया गया, सभी एक्टिविटीज में सुधार हुआ, तब जाकर करके आज रिजल्ट इतना अच्छा है ना, और इतनी अधिक उपज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इस इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में जो इम्प्रूवमेंट किया गया इन सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, उसको क्लासिफाई किया गया, 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है ना, इन सारे इम्प्रूवमेंट। पहला है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इन तीनों के बारे में हम लोग अब बाद में नेक्स्ट डे से डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसके पहले हम लोग ये जान लें कि क्रॉप क्या होता है, व्हाट आर क्रॉप्स। तो क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज स्केल इन द सेम फील्ड बाय ह्यूमन एफर्ट। यदि एक ही खेत में कोई पौधा बहुत अधिक मात्रा में लार्ज स्केल में आदमी के प्रयास के द्वारा यदि उगाया जाता है तब हम उसको क्रॉप कहते हैं। और ये क्रॉप कई तरह का होता है और इसको हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं यूज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज इसको हम अलग ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, सीजन के हिसाब से हम इसको अलग ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट के हिसाब से इसको हम अलग ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यूजेज के आधार पर 3 तरह का फूड क्रॉप जो कि हम लोग के लिए क्रॉप्स होते हैं, फॉडर क्रॉप्स जो हम अपने जानवरों के लिए, चारा के लिए हम लोग उगाते हैं, और तीसरा कॉमर्शियल क्रॉप जिसको कि हम लोग नगद आमदनी के लिए ग्रो करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के हिसाब से हम 2 तरह का क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो कि गर्मी के दिन में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, जैसे कि हो गया धान का पौधा, मक्का है, ये सब खरीफ क्रॉप की गिनती में आता है। और इसी वजह से समर, इसको खरीफ सीजन भी कहते हैं और या समर सीजन भी कहते हैं। साथ ही साथ रबी क्रॉप्स, ये रबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में
इसको काटा जाता है। क्योंकि ये जाड़े के दिनों में होता है इसलिए इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, और जो सीजन हुआ उसको रबी सीजन या विंटर सीजन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, ये सब रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपने रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में जाना, और सीजन के बारे में, खरीफ सीजन और रबी सीजन के बारे में भी जाना। और अब हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के आधार पे सीरियल्स, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग क्रॉप्स है उसको सीरियल कहते हैं, प्रोटीन प्रोवाइडिंग क्रॉप्स है उसको पल्सेज कहते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट और वेजिटेबल प्रोवाइड करने वाला, मसाला स्पाइसेज कहलाता है, और तेल देने वाला जो है ऑयलसीड्स कहलाता है। तो ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। तो चूंकि पॉपुलेशन बढ़ता गया, फूड डिमांड बढ़ता गया, तो इसके लिए फूड डिमांड को पूरा करने के लिए उपज बढ़ाना जरूरी था, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यूज आर टर्म्ड एज रिवॉल्यूशन। और जो भी प्रयास किया गया उसको रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सीरियल्स का उत्पादन बढ़ा, मेनली जो है व्हीट का, और ये 1960s के 1960 से 1970 के बीच में ये हुआ। गेहूं का बहुत उत्पादन हुआ और इसी ने इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा। गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसमें पल्सेज का, दाल का। येलो रिवॉल्यूशन, इसमें ऑयल सीड का, ऑयल्स का प्रोडक्शन हुआ। और ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसमें कि मछली का उत्पादन इसमें बहुत अधिक हुआ। और इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के 3 भाग में बांटी, ये तो बता ही चुके हैं। अब हम अगले दिन से बारी बारी से इन सारे इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगे। और अब हम लोग तो कुछ होमवर्क नोट कर लें। पहला, डिस्टिंग्विश रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, एंड सेकेंड, डिफाइन एग्रीकल्चर। तो ये 2 चीज़ों को आप लोग कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।